बबलू गांव का एक ऐसा लड़का जो हर रोज बड़ी मेहनत करके अपने गांव में अलग अलग प्रकार के मटके बेचता था। बबलू का मटके बेचने का खानदानी धंधा था, लेकिन आगे उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। बबलू अपने घर के आंगन में मटके सजा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो? सारा दिन मटके ही सजाते रहोगे कि अपने भाई को नाई की दुकान में जाकर मदद भी करोगे? अरे भाभी, आपको तो पता ही है ना, ये हमारा खानदानी धंधा है, हमारी पहचान है ये, और इसलिए मटके बेचने का धंधा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या मटके ही बेचते रहोगे? लगता है तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। इतने में बबलू का बड़ा भाई घर में आ जाता है। अरे अरे, तुम दोनों में ये क्या बहस चल रही है? देखो जी आपके भाई को। मैंने आपके भाई से कहा कि क्या पूरी जिंदगी भर तुम यही मटके का धंधा करते रहोगे, तो मुझे उलटकर जवाब देता है कि ये हमारा खानदानी धंधा है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब आप इसे बताइए, मैं अब इसे इस घर में 1 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और मुझे घर के खर्चे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कितने दिन और कितने साल अकेले ही अपने नाई की दुकान में मेहनत करोगे और तुम ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेते हो, ये मुझे बताओ। अरे भाभी, मैंने आपको कब कहा कि मैं इस घर में ज्यादा पैसे नहीं दूंगा? मैं एक दिन खुद का मटका शॉप डालने वाला हूँ, फिर आप देखिएगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको अभी मैं महीने में जितने पैसे घर के खर्च के लिए देता हूँ, उससे ज्यादा एक दिन में दे पाऊंगा। जल्द ही मैं इतनी कमाई करने वाला हूँ। ये बात सुनकर बबलू की भाभी हंसने लगी। तभी बबलू के भाई ने उसकी बीवी को बीच में रोकते हुए कहा, अरे तुम हंस क्यों रही हो? मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है, वो एक दिन इससे भी अच्छा और बढ़िया इंसान जरूर बनेगा, क्योंकि इसे मेहनत पर विश्वास है और जो मेहनत से नहीं कतराता है वो अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ता है। ये बात सुनकर बबलू की भाभी वहाँ से गुस्से से निकल गई। बबलू अपने भाई से कहने लगा, अरे भैया, ये भाभी जी को क्या हो गया? मैंने तो बस इतना ही कहा कि मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा, इससे वो इतनी नाराज क्यों हो गई? देख छोटे, तू घबरा मत, मैं उसे समझा दूंगा। दरअसल क्या है ना, वो घर के खर्च और साथ ही साथ कुछ अन्य परिस्थितियों की वजह से उसका बर्ताव ऐसा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। तू अपने धंधे में ध्यान दे, मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा ठीक है भैया। दूसरे ही दिन बबलू अपने मटके को सजाकर अपने गांव में बेचने के लिए निकल गया। गांव में उसे एक दुकानदार मिला जिसको बहुत सारे मटकों की जरूरत थी। उसने बबलू को बोला, अरे ओ मटके वाले, ये रंग बिरंगे मटके कितने में दिए? अरे चाचा, आप कीमत क्यों पूछते हो? आप ले जाइए ना, वैसे एक मटका 2 आने का दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है, 1.5 आने से दोगे? अरे चाचा, 1.5 आने से क्या होता है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, साथ ही साथ इसको उठाकर बेचना, उसमें बहुत मेहनत लगती है चाचा जी। नहीं नहीं बेटा, 1.5 आने से देना है तो दे दो, नहीं तो मटके नहीं लूंगा। नहीं चाचा, 1.5 आने में तो नहीं बेच पाऊंगा। ऐसा बोलकर बबलू वहाँ से निकल गया। उस दिन बबलू पूरे गांव में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसके मटके नहीं लिए। उस दिन बबलू का 1 आने का भी धंधा नहीं हुआ। शाम को बबलू उदास और हताश होकर अपने घर लौट आया। बबलू उदास होकर अपने कमरे में बैठा हुआ था और तभी उसके भाई ने उसको देखा। उसका भाई उसके पास आकर उसे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तभी बबलू ने अपने भाई को कोने में पड़े हुए मटके की ओर इशारा किया और कहने लगा, भैया, आज मेरा 1 आने का भी धंधा नहीं हुआ। मैं पूरे गांव में दिन भर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरे मटके आज नहीं खरीदे। जब बबलू अपने भाई को ये बात बता रहा था, तभी उसकी भाभी ने ये बातें सुन ली और वो बड़े गुस्से से कमरे में चली आई और बबलू को कहने लगी, क्या आज तुम्हारा 1 आने का भी धंधा नहीं हुआ? मैं कहती हूँ आप इसको घर से अभी के अभी निकालिए, क्योंकि मुझे घर में किसी भी प्रकार का बोझ नहीं चाहिए। आप ही पूरा दिन मेहनत मशक्कत करके कमाते रहे और ये मुफ्त का इस घर में बैठकर खाता रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बातें सुनकर बबलू के भाई ने उसकी बीवी को बीच में ही रोक दिया और उसे कहने लगा, अपनी जुबान पे लगाम दे सविता, तुम जिससे बात कर रही हो ना, वो मेरा छोटा भाई है और उसके खिलाफ मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर सविता तालियां बजाकर बड़े गुस्से से कहने लगी, वाह वाह वाह, आप मेरी गलती निकाल रहे हो। मैं इस घर में पूरा दिन मेहनत मशक्कत करके इस पूरे घर को संभालती हूँ
पैसे को इधर उधर से जोड़कर पूरे घर को मैंने जैसे तैसे चला रखा है और आप मुझे ही सुना रहे हो। तभी बबलू बीच में बोलते हुए दोनों को रोक देता है। भाभी जी, भैया, आप दोनों आपस में मत लड़िए, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन बबलू फिर अपने मटके सजाकर गांव में मटके बेचने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे गांव के भूरा चाचा मिले। बेटा बबलू, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा तो चल रहा है जैसे तैसे। आप बताइए, आप कैसे हो? बस ठीक है बेटा। वैसे बेटा एक बात तो बताओ, इतना दिन भर तुम यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो, पूरे गांव में मटके भेजते रहते हो, कितना कमा लेते हो? चाचा जी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चल रहा है काम। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बस और क्या चाहिए जीवन में। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन आगे तुम्हारी जिंदगी है। अभी तो तुम्हारी शादी भी होनी है, फिर तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, फिर इतनी सी कमाई में क्या होगा? बेटा मुझे लगता है तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। कुछ और मतलब चाचा जी, आप आखिर कहना क्या चाहते हो? बेटा मैंने सुना है कि हमारे पास वाले गांव, वो जिसका नाम जबलपुर है, वहाँ काफी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। मुझे लगता है तुम अगर वहाँ जाकर मटके बेचोगे तो तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। अच्छा चाचा जी, ठीक है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। नमस्ते चाचा जी, फिर मिलते हैं। भूरा चाचा वहाँ से निकल गए और बबलू आगे अपनी मटके बेचने के लिए गांव में घूमने लगा। अब शाम हो गई, बबलू के घर लौटने का वक्त हो चला था। बबलू अपने घर लौटा और अपने कमरे में शांति से बैठकर कुछ सोचने लगा। वैसे भूरा चाचा ने जो बात कही वो कुछ गलत तो नहीं कही, क्योंकि मेरे पास हुनर तो है ही। अगर मैं पास वाले इलाके में जाकर मटका बेचूंगा तो शायद ज़्यादा कमाई करूंगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर बबलू अपने मटके को सजाकर अपनी भाभी और भैया को बाहर बुलाकर कहने लगा। भैया, भाभी, मैं जा रहा हूँ। बबलू के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका बड़ा भाई चौंक गया और उसने अपनी बीवी सविता को गुस्से में बोला। सविता, तुमने इसे अब ऐसा क्या कह दिया कि ये घर छोड़कर निकल रहा है? छोटे, तुम कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप अंदर चलो। बबलू अपने बड़े भैया को समझाते हुए बोला। अरे भैया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस पास वाले जबलपुर गांव में जाकर मटके बेचने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बहुत धनवान हैं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे मटके जरूर खरीदेंगे। ये बात सुनकर बबलू के भाई ने नम आंखों से अपने भाई को विदा किया। उसने बबलू को गले लगाकर कहा, जा छोटे, जी ले अपनी जिंदगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने काम में जरूर कामयाब होकर दिखाओगे। बबलू जबलपुर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे बहुत सारे अच्छे ख्याल आए। उसने सोचा कि अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा। गांव के अंदर घुसते ही उसने अपने मटके बेचना शुरू कर दिया। गांव के काफी सारे लोग उसके तरह तरह के मटके देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए। कईयों ने उसके काफी सारे मटके खरीद भी लिए। बबलू अपने मन में कहने लगा, अरे, इस जबलपुर गांव के लोग तो काफी ज्यादा धनवान लग रहे हैं। लगता है अब कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। अभी अभी तो मैं यहाँ आया ही हूँ कि मेरे आधे मटके बिक गए। वाह भाई वाह, अब तो कुछ ही दिनों में तू लखपति बन सकता है यार। बबलू काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो खुशी में गांव में घूम ही रहा था कि उसे एक बूढ़ी चाची मिली। बबलू को लगा कि वो बूढ़ी चाची भी उसके मटके खरीदेंगी। बबलू ने उनसे पूछा, अरे चाची जी, आपको मटके चाहिए क्या? नहीं बेटा, लेकिन आज से पहले तुम्हें इस गांव में कभी देखा नहीं। तुम जबलपुर से हो क्या? नहीं चाची जी, मैं पास वाले बिलासपुर गांव से आया हूँ। मैं पहले वहाँ पे मटके बेचने का धंधा किया करता था, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि अगर मैं इस गांव में मटका बेचूंगा तो काफी ज्यादा कमाई कर पाऊंगा। वैसे बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर हो सके तो तुम यहाँ से करीब 3 मील दूर एक राजमहल के पास मटके बेचने जाना, क्योंकि वहाँ पर एक राजकुमारी जी रहती हैं। उन्हें मटकियों का बहुत शौक है। अगर उन्हें तुम्हारे मटके पसंद आए तो शायद तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अच्छा चाची जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ऐसा बोलकर वो महल का रास्ता ढूंढते ढूंढते महल के पास पहुँच गया और उसको सामने एक बहुत बड़ा महल नजर आया।
उसने महल के दरवाजे पर खड़े द्वारपाल को कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई राजकुमारी रहती है क्या, जिनको मटके का बहुत शौक है? जी रहती तो हैं, लेकिन तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? मैंने तो आज तक तुम्हें महल के आसपास नहीं देखा। दरअसल मैं जबलपुर गांव में नहीं रहता, मैं बिलासपुर से आया हूँ। मैं एक मटकी बेचने वाला हूँ और मेरे पास अलग अलग तरह के मटके हैं। मुझे लगता है आपके इस महल की राजकुमारी को मेरे मटके जरूर पसंद आएंगे। ये बात सुनकर द्वारपाल ने बबलू को अंदर ले लिया। भाई साहब, राजकुमारी जी कहाँ मिलेंगी? वो रही राजकुमारी जी, जो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में बैठी हैं। राजकुमारी को देखकर बबलू अपने मटके लेकर वहाँ पर उनके पास पहुँच गया। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तो आज तक तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। दरअसल राजकुमारी जी, मैं पास के बिलासपुर गांव में रहता हूँ। मैं पहले वहाँ पर मटके बेचने का धंधा किया करता था, लेकिन आज ही मैंने इस गांव में मटके बेचना शुरू किया है और मैंने सुना है कि आपको अलग अलग तरह के रंग बिरंगे मटके खरीदने का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया हूँ। हाँ, तुमने ठीक सुना। मुझे अलग अलग प्रकार के मटके देखने में और खरीदने में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। वैसे तुम्हारे पास जो मटके हैं वो काफी सुंदर लग रहे हैं, क्या मैं देख सकती हूँ? जी राजकुमारी जी, बिल्कुल। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे मटकों में दिलचस्पी लें। ऐसा कहकर बबलू राजकुमारी जी को अपने सभी मटके दिखाने लगा। राजकुमारी जी बबलू के सभी मटके देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो एक एक मटके को बड़े अच्छे से और बढ़िया तरीके से देखने लगी। तभी बबलू के मन में आस जागी। उसे लगा राजकुमारी तो इनमें से कई सारे मटके जरूर खरीदेंगी। वो खुशी के मारे पागल होने ही वाला था कि तभी राजकुमारी जी ने बबलू से कहा, भैया आपके पास मटके तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मुझे जो एक बहुत ही विशेष मटका चाहिए वो आपके पास नजर नहीं आ रहा। क्या आप वो मटका मुझे लाकर दे सकते हो? बबलू अपने मन ही मन कुछ सोचने लगा और उसने राजकुमारी जी से कहा, राजकुमारी जी बताइए, आपको किस तरह का मटका चाहिए? मैं आपके लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन आपको वो मटका जरूर ला कर दूंगा। आप बस हुक्म कीजिए। मुझे वो मटका चाहिए जो आपको यहाँ से 3-4 मील दूर एक पहाड़ पर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे ये मटका पाना उतना आसान काम नहीं है। आपको इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं कई सालों से उस मटके की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे वो मटका आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या तुम मुझे उस पहाड़ से वो मटका लाकर दे सकते हो? बबलू ने मन ही मन कुछ सोचा और राजकुमारी जी से कहा, राजकुमारी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो मटका आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। अरे वाह, अगर आप मेरे लिए वो मटका ला दोगे तो मैं तुमको इतना धन दूंगी कि तुम्हारी आने वाली 10 पीढ़ियों को किसी भी प्रकार का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सुनकर बबलू वो मटका पाने के लिए महल से निकल पड़ा। बबलू धीरे धीरे उस पहाड़ के नजदीक पहुंच ही रहा था, तभी उसने देखा कि वो पहाड़ दूर से तो काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस पहाड़ के नजदीक जाता जा रहा था, वैसे ही उस पहाड़ को देखकर बबलू को अजीब सा डर सताने लगा। उसे पहाड़ के पास एक झोपड़ी नजर आई। बबलू उस झोपड़ी के पास जाकर जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये झोपड़ी है किसकी। तभी उसने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक बूढ़ा आदमी सामने आया। वो बूढ़ा आदमी बबलू से गुस्से से पूछने लगा, अरे तुमने मुझे तंग क्यों किया? मैं अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। तुम कहाँ से आए हो? वो मुझे ना वो एक अनोखा मटका चाहिए जिसे मुझे राजकुमारी जी को भेंट करना है। क्या तुम्हें वो अनोखा मटका चाहिए? अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो अनोखा मटका पाना इतना आसान नहीं है। वो मटका पाने के लिए तुम्हें तुम्हारी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो मटका राजकुमारी जी के लिए जरूर लेकर जाऊंगा। मतलब जाऊंगा, क्योंकि मैंने राजकुमारी जी को वचन दिया है कि मैं वो अनोखा मटका उन्हें जरूर ला कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी क्यों न लगानी पड़े। एक बार फिर से सोच ले बेटा, क्योंकि आज तक जिसने भी उस मटके को पाने की कोशिश की वो सफल नहीं हो पाया। आज तक एक भी आदमी उस मटके की तलाश में जो यहाँ आया वो यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं पाया। ये बात सुनकर बबलू थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर उसने बूढ़े आदमी को बड़े आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं चाचा जी,
मैं उस अनोखे मटके को हासिल करके ही रहूंगा। आप तो मुझे बस ये बताइए कि मुझे वो मटका मिलेगा कहाँ। तो सुनो, यहाँ कुछ दूर पहाड़ की पश्चिम दिशा में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। वो गुफा बहुत ही अलग और अनोखी है। उस गुफा के अंदर तुम्हें प्रवेश करना है। जैसे ही तुम उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हो, तुम्हें अपनी आंख बंद करके अपने हाथ ऊंचे उठाने हैं। कुछ देर इसी स्थिति में तुम्हें रहना है। जैसे ही तुम इस स्थिति में अपने हाथ ऊंचे उठाकर खड़े रहते हो, तुम्हारे दाहिने हाथ में एक मटका आ जाएगा। लेकिन याद रहे, हाथ ऊंचे उठाने के बाद तुम्हारे मन में किसी प्रकार का लालच या किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। जिस पल तुम्हारे मन में किसी के लिए किसी प्रकार की द्वेष की भावना या लालच उत्पन्न होगी, उसी क्षण गुफा में से एक शेर बाहर निकलकर तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। ये बात सुनकर बबलू का दिल दहलने लगा। वो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर खुद के आत्मविश्वास पर भरोसा करके उसने बूढ़े आदमी से कहा, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं वो मटका हासिल करके रहूंगा। उस मटके को प्राप्त करने का रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कह के बबलू वहाँ से उस गुफा की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे अपने सामने वो अनोखी गुफा दिखाई पड़ी। बबलू अपने मन में कहने लगा, अरे वाह, ये गुफा तो बड़ी अनोखी लग रही है। लगता है मुझे इस गुफा के अंदर वो अनोखा मटका जरूर मिलेगा। ऐसा कह के बबलू उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसको मन में एक अजीब सा डर सताने लगा था, क्योंकि ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं थी। ये बहुत ही रहस्यमयी गुफा थी। उस बूढ़े आदमी ने जैसे उसे कहा था, वैसे ही वो गुफा के अंदर जाकर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ ऊंचे उठाता है। जैसे ही कुछ देर के लिए वो इस स्थिति में खड़े रहता है, उसके दाहिने हाथ में एक चमकदार और अनोखा मटका आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर उस मटके को देखता है और कुछ देर उसे निहारता है। बबलू उस मटके को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक इस तरह का मटका कभी नहीं देखा था। वो उस मटके को लेकर गुफा के बाहर आ जाता है और राजकुमारी जी को ये मटका भेंट करने के लिए वो अपने रास्ते राजमहल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसके सामने एक डाकू जैसा दिखने वाला इंसान खड़ा हो जाता है। वो इंसान और कोई नहीं था, लेकिन उस इलाके का बहुत ही कुप्रसिद्ध गुंडा कमल सिंह था। उस गुंडे को देखकर बबलू के पैर कांपने लगे। वो उससे कहने लगा, आप कौन हो और कहां से आए हो? मैं इस इलाके का बड़ा विख्यात गुंडा हूँ। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो? चल, अगर तू अपने आप को सलामत चाहता है तो अभी के अभी ये मटका मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अभी इसी वक्त मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये मटका किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने राजकुमारी जी को वचन दिया है कि मैं उन्हें ये मटका जरूर ला कर दूंगा। मैं ये मटका किसी और को नहीं दूंगा। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। अच्छा, तुम ये मटका मुझे नहीं दोगे? लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। मैं कहता हूँ अभी के अभी ये मटका मेरे हवाले कर दे। उतने में कमल सिंह ने अपनी तलवार निकालकर बबलू को डराने की कोशिश की। बबलू डर गया और उस डाकू कमल सिंह ने बबलू को तलवार की नोक पर अपने साथ चलने पर मजबूर किया। चल मेरे साथ। बबलू डाकू कमल सिंह के साथ चलने लगा। कुछ देर में वो एक झोपड़ी तक पहुंच गए। डाकू कमल सिंह ने बबलू को कहा, चल अंदर, आज मैं देखता हूँ तो मुझे ये मटका कैसे नहीं देता है। जैसे ही बबलू उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है, वो चौंक जाता है, क्योंकि वो एक कोने में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो पूरी तरह से खून से सनी थी। ये दृश्य देखकर बबलू डरने और कांपने लगता है और डरते डरते वो कमल सिंह से कहता है, ये क्या है? तुमने और कितने लोगों की जान ली है? छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। मुझे अपना वचन पूरा करना है। तुम्हारा वचन गया तेल लेने। मुझे अभी के अभी ये मटका दे दो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इस बूढ़ी औरत का है। ये बात सुनकर बबलू बहुत ही डर गया। उसने वो मटका उस गुंडे कमल सिंह के हाथ में दे दिया। जैसे ही बबलू ने वो मटका कमल सिंह के हाथ में रख दिया, वैसे ही कमल सिंह का रूप पलट गया और वो डाकू में से एक सुंदर सा राजा दिखाई देने लगा। और साथ ही साथ वो औरत जो वहाँ पर पड़ी थी, वो भी एक सुंदर सी रानी के रूप में आ गई। ये सब दृश्य देखकर बबलू काफी चौंक गया। उसने राजा से कहा, अरे ये सब क्या हो रहा है? आप तो डाकू कमल सिंह थे ना?
तो अब ये राजा के वेश में, और जो औरत यहाँ मरी पड़ी थी वो ये रानी के रूप में। ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ बेटी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल कुछ साल पहले मैं और ये रानी इस पहाड़ में मटके की तलाश में आए थे और एक आदमी के पास ये मटका था। बहुत विनतियों के बाद भी उस आदमी ने हमें ये मटका नहीं दिया, तो मैंने गुस्से में आकर उस आदमी का खून कर दिया। उसके बाद अचानक वहां एक बूढ़े चाचा जी आए। उन्होंने हम दोनों को श्राप दे दिया कि मैं इसी तरह इस इलाके में गुंडा बनकर रहूंगा और ये मेरी रानी एक शव के रूप में रहेगी। हालांकि उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जिस दिन कोई निष्कपट इंसान इस अनोखे मटके को तुम्हारे हाथ में लाकर रख देगा, उस दिन तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा। उस दिन से मैं ऐसे ही इंसान की तलाश में था जिसके पास ये अनोखा मटका होगा, और आज इतने सालों के इंतजार के बाद मुझे तुम मिले जिसके हाथ में ये रहस्यमयी मटका था। और इसलिए जैसे ही तुमने मटका मेरे हाथ में रख दिया, मैं और मेरी पत्नी इस श्राप से मुक्त हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इतना बोलकर वो राजा और रानी वहाँ से निकल गए। अरे, ये मटका तो सचमुच काफी ज्यादा रहस्यमय और अनोखा लग रहा है। मुझे ये मटका इसी वक्त राजकुमारी जी के पास लेकर जाना चाहिए। जाते जाते बबलू को याद आया कि जिस आदमी ने उसे मटके के ठिकाने के बारे में बताया था, उसे धन्यवाद कहना तो बनता है। इसलिए वो उस झोपड़ी तक पहुंच जाता है जहां पर उसे बूढ़े आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, क्योंकि आपकी वजह से आज मुझे ये रहस्यमय और चमत्कारी मटका देखने को मिला, और अब मैं इसे राजकुमारी जी के हाथ में रखकर अपना वचन पूरा कर सकूंगा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन याद रहे ये बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारी मटका है। इसे संभाल कर ले जाना। बबलू वहाँ से निकल गया। बबलू के चेहरे से खुशी छलक रही थी। वो राजकुमारी जी के महल के पास पहुँच गया और उसने उस मटके को राजकुमारी जी के हाथ में रखा। उस मटके को देखकर राजकुमारी जी बहुत खुश हुई और उस मटके को अपने पूरे शरीर पर फेर दिया। बबलू ये सब देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही राजकुमारी जी अपने पूरे शरीर पर उस मटके को फेरती हैं, उनकी त्वचा अद्भुत रीति से चमकने लग जाती है। बबलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने राजकुमारी जी से पूछा, राजकुमारी जी, आप ये क्या कह रही हैं? और आपकी त्वचा अचानक तेजस्वी कैसे हुई? भैया, दरअसल कुछ साल पहले मुझे एक त्वचा का रोग हुआ था, लेकिन उस त्वचा के रोग का इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं था। मैं कई सालों से इस त्वचा के रोग से मुक्ति पाना चाहती थी और हाल ही में मैंने इस चमत्कारी और रहस्यमय मटके के बारे में सुना। मुझे ये पता चला कि जो भी इस रहस्यमय मटके को छूकर अपने पूरे शरीर पर फेर देता है, वो इस प्रकार के त्वचा के रोग से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और इसलिए मैंने आपको इस रहस्यमय मटके को लाने को बोला। तुमसे पहले कई सारे लोगों ने मुझे दिए हुए वचन की वजह से उस मटके को लाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग वापस नहीं आ पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं। सच में आपने इस मटके को लाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और इसलिए मैं आपको इतना धन दूंगी कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकेंगी। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। राजकुमारी जी ने अपनी दासियों से हुक्म किया कि बबलू को काफी सारा धन दे दिया जाए। बबलू वो धन लेकर अपने गांव बिलासपुर लौट आया और अपने घर पहुंच गया। उसने अपने भैया भाभी को बुलाया और उनको पूरी कहानी बयां कर दी। बबलू की भाभी ने उससे कहा, मुझे माफ कर देना बबलू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। सचमुच तुमने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है छोटे। तुमने हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया छोटे। बहुत खूब छोटे, बहुत खूब। उस दिन पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं और सभी की आंखें नम थीं।